हैं वो स्पेशली जो है वो बीएसएससी का होगा, ठीक है। और ये जो है आपका मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे सिर्फ हम जीएस को क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर के 5 तक के वीडियो को बना दिया है, आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज जो हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी मेंस के लिए, तो आपका जो सेट नंबर 6 नंबर का होगा, ठीक है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और वन ही हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बीएसएससी को ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जितने भी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान जिसका नाम आंचल है वो शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो है गर्भवती वीमेन के लिए ये स्टार्ट किया गया है, उनकी हेल्थ के केयर के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना है। तो केंद्रीय भाग जो बना हुआ है वो स्पेशली क्या होता है, निफे होता है, दैट इज़ कॉल्ड निकेल और फेरस होता है, ठीक है। तो आपका बी आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका देखना होगा कि आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य की बात की गई है। तो देख लीजिए कि इसमें से कौन सत्य है पहले, वही उसके बाद हम लोग असत्य को जान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है एक तरह का क्या होता है कि काल्पनिक रेखा होती है, ये बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में यह जो होता है रेखा पश्चिम की ओर जो है वो मुड़ी हुई है, ठीक है, यानी पश्चिम की तरफ मुड़ी हुई है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है, तो 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर तरफ मुड़ी हुई है, नहीं, ये बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। अगला डी क्या बोला, तो न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह के साथ एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यानी ये जो आपको न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप को एक साथ रखने के लिए जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में रेखा को किधर मोड़ा गया है, तो पूरब की तरफ मोड़ा गया। आप अगर डायरेक्शन जानते होंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को देख लेते हैं, तो आपको पूरब की तरफ इसके मोड़े गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील है। तो ये आपका जो है वो 24 नॉटिकल मील है, ठीक है। संलग्न क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है, तो नॉटिकल मील कितनी है, तो 24 नॉटिकल मील है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार के लिए जो 1982 में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ जो है देशों के बीच जो है समझौता किया गया, ठीक है, जिसको क्या बोलता है बोला जाता है यूएन क्लॉज बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, यानी सीज के बारे में जो लॉ बनाया गया है वो कौन बनाता है, यूएन क्लोज बनाता है, ठीक है। आप जिसको भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भारत जो है वो समुद्री सीमा 3 प्रकार की है, ठीक है। यूनिक्लॉज के अनुसार जो है आपके भारत की जो समुद्री सीमा है वो 3 प्रकार से निर्धारित होती है। एक जो है आपका टेरिटोरियल सी होता है, यानी 12 होता है इसका, संलग्न जो होता है वो 24 हमने देख लिया है। और हाँ, आपका यहाँ पे जो है अनन्य इकोनॉमिक जो होते हैं वो 200 माइल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो भी डिटेल में हमने पढ़ा, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी है, तो इसको देख लेते हैं। क्या होता है आपका प्रादेशिक जो आपका बोला जाता है टेरेस्ट्रियल सी जो होते हैं, तो आधार रेखा से जो बोला जाता है समुद्र में 12 समुद्री मील तक जो है वो प्रादेशिक सीमा के अंदर आता है, ठीक है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत जो आता है वो आपका 12 समुद्री मील आता है, ठीक है। समुद्र में प्रादेशिक सीमा यानी 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार होगा, यानी जितने भी फिशरीज वगैरह का निकालना होगा, उसके अलावा जितने भी मिनरल्स होगा तो वो भारत क्या करेगा, बिल्कुल निकाल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपका अविच्छिन्न मंडल यानी संलग्न क्षेत्र जो होता है वो 24 समुद्री मील होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जो आपको कॉन्टिजीनियस आपका जो है वो जोन है, यानी कॉन्टिजियस जो जोन है आपका संलग्न क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है, साफ सफाई का अधिकार होता है, और वित्तीय अधिकार भी आपको 12 माइल तक देखने को मिलता है, जो आपका संलग्न क्षेत्र के अंदर
अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपका EEZ जो होता है, अनन्य आपका आर्थिक क्षेत्र जो होता है, उसको देखिए आधार रेखा से जो है 200 मील समुद्री मिलता जो है, मैंने आपको बताया था कि EEZ कितना है, तो आधार रेखा से जो है 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है भारत के लिए अनन्य आपका जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है, भारत का। उसके अलावा जो है भारत को 3 प्रकार के अधिकार इसमें के अंदर प्राप्त होते हैं, तो क्या क्या होगा, तो 200 समुद्री मील तक जो है भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। उसके अलावा वैज्ञानिक आपका परीक्षण करने का अधिकार भी होता है और वैज्ञानिक संसाधनों के दोहन का अधिकार भी भारत को प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो 5 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि 6 नंबर प्रश्नों को देखिए, जो आपको सूची ए से सूची आपको बी तक मिलानी है, यानी 1 से लेकर के आपको दूसरे तक मिलानी है। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा दूर मैं कर देती हूँ, इसका आंसर जो है आप डी हो जाएगा। क्यों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको एक का थोड़ा और मैं दूर कर देती हूँ, जिससे कि आपको पूरा क्लियर दिख पाए, ठीक है। देखिए आपका जो बोला जा रहा है, तो आपका पाक जल संधि तो बताने का ज़रूरत है, ये भारत और श्रीलंका का हो जाएगा। उसके अलावा जो है बी नंबर मलक्का का जो है वो मलेशिया और आपका सुमात्रा से हो गया। उसके अलावा हॉर्मुज जो होता है वो आपका क्या होता है, तो फारस की खाड़ी और ओमान हो गया, ठीक है। उसके अलावा बाब अल मंडेब जो होता है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और आपका डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। यहाँ पे एक प्रश्न बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका जो बताना है कि फरवरी 2022 में क्या होता है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम का एक लघु जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपका नवदीप सिंह गिल जी के द्वारा। आपका 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पे जो सत्य है उसको देख लेते हैं। भूपटल पे पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, तो भूपटल यानी द क्रस्ट जो होता है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, तो बिल्कुल सही है। आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक होती है। महाद्वीपीय भाग में जो है भूपटल की मोटाई ज़्यादा होती है, महासागरीय भाग में जो होता है छिछला होता है यानी पतला होता है, ये भी सही है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि महाद्वीपीय भूपटल जो मुख्यतः जो होते हैं वो क्रस्ट जो होते हैं वो ग्रेनाइट से बने होते हैं, तो ये भी सही है। उसके अलावा जो है आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि महासागरीय जो भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, तो यही आपका डी आंसर सही होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो असत्य पूछा, तो डी आंसर आपका 8 का डी हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है सर आपको आर्थर कॉटन को माना जाता है, जो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत है, ठीक है। तो 9 का ए हो जाएगा। उसी अलावा जो आप देख सकते हैं कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, तो माही सुगंधा जो है वो धान की किस्म है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये न्यूज़ में भी था, आपका 11 का डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो वैगई जो नदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। और सब जो है नदी जो गंगवल्ली, भरतपूजा और पेरियार जो है वो कहाँ गिरती है, तो आपके अरब सागर में गिरती है। अरब सागर कहाँ है, आप देख सकते हैं कि ये जो है अरब सागर है पश्चिम में, और ये बंगाल की खाड़ी जो है, आप यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड में आपको मैप बना के दिखाती हूँ। ये क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। उसी के अलावा अरब सागर, तो अरब सागर में है जो वो गंगवल्ली, भरतपूजा और पेरियार जो है अरब सागर में गिरती है, लेकिन आपका वैगई जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो
तो यहाँ पे दिया हुआ कि वेगी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो यह आपको मैं बताई थी, तो बंगाल की खाड़ी इधर गिरेगा, ठीक है, तो गिरने वाली है। बाकी जो है नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली है। वेगी नदी जो है तमिलनाडु राज्य में बहने वाली नदी है, तो तमिलनाडु कहाँ है, तो यहाँ पे आप पूरब में देख सकते हैं कि तमिलनाडु है। या पश्चिम घाट की वरुशुनाइडु पहाड़ी से निकलती है। पश्चिम घाट में वरुशुनाइडु जो है आपके पहाड़ी है, तो वहाँ से निकलती है। इसका अंत जो है पाक जलसंधि में विलय होने से होता है, ठीक है। गंगवली नदी जो है वो क्या है, तो गंगवली नदी भारत के कर्नाटक राज्य के पश्चिम भाग में बहने वाली नदी है, ठीक है। तो गंगवली जो नदी है वो भारत के कर्नाटक भाग में कर्नाटक राज्य के पश्चिम में जो है वो बहने वाली नदी है। तो स्पेशली आप जान लीजिए कि गंगवली जो कर्नाटक में बहती है। भरत पूजा जो है वह केरल में प्रवाहित होने वाली नदी है और इस नदी को नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो भरत पूजा नदी को नीला नदी के नाम से जानते हैं। पेरियार जो होती है वो क्या है, तो पेरियार जो पश्चिम घाट से निकल के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली अरब सागर में ही गिरती है, यानी आपका क्या गिरती है, तो पश्चिम में ही गिरती है, अगर आप ये भारत का मैप देखेंगे तो। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण जो है वो छोटा नागपुर पहाड़ को कहा जाता है, ठीक है। ये छोटा नागपुर पहाड़ कहाँ है, तो झारखंड वाले एरिया को देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसे मेकांग नदी नहीं बहती। तो किस देश से जो है वो मेकांग नदी नहीं बहती है, तो ये मलेशिया से जो है वो मेकांग नदी नहीं बहती है, ठीक है। तो 14 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कहाँ कहाँ से मेकांग नदी बहती है, तो देखिए चाइना, कंबोडिया और लाओस से जो है मेकांग नदी बहती है, ठीक है। तो मलेशिया जो आपका यहाँ पे नहीं बहती की बात की जा रही है, तो आपका मलेशिया इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका जो है वो आपका है कर्नाटक राज्य में है या फिर मध्य प्रदेश में, तो ये बिल्कुल सही है, आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 15 का सी हो जाएगा। उसके अलावा अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। तो आपका 16 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि महायान किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान जो है आपका देखने को मिलता है बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध कवि जो है अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे। तो आपको बताना है कि किसके समकालीन नहीं थे, तो ये इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे, ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और किसके समकालीन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे, लेकिन ये इल्तुतमिश के टाइम में नहीं थे। तो 17 का सी हो जाएगा, अमीर खुसरो नहीं थे इल्तुतमिश के टाइम में, ठीक है। 18 देखिए। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने जो है उत्तर भारत में नई शहरों की स्थापना की थी। तो उत्तर भारत में जो नई शहरों की स्थापना की गई थी, तो वो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो चलिए कुछ शहरों के नाम भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन शहरों का निर्माण कराया था, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और आपका क्या है, फिरोजाबाद प्रमुख थे, ठीक है। तो आपका हिसार तो हरियाणा वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपका जो है वो ब्रिटिश सेना और डच के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, तो आपका 1759 में लड़ा गया था। तो आपका जो है डच जो है हार जाते हैं, उसके बाद इनका शासन खत्म हो जाता है और जीतता कौन है, तो आपका ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो 19 का ए आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो वांडीवास का युद्ध होता है वो कब होता है, तो ये आपका 1760 में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके किसके बीच होता है, तो ये होता है आपका फ्रांसीसी और आपके किसके बीच होता है, तो ये प्लस अंग्रेज के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये 20 जो है आपका हो जाएगा, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को जो है मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाएगा। तो 20 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही।
उसी तरह से देखिए 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन है। 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि भारत में आपको बताना है कि भारत में बजट जो आपका किया गया है, तो बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में किया गया है? तो भारत में बजट की जो व्यवस्था है वो किसके बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में किया गया है? तो ये आपका केनिंग के समय किया गया है। तो आपका 22 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है, तो महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की है? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का जो आपका सिद्धांत जो स्टार्ट किया गया था, ये है आपका अरविंद घोष जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आपका 24 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है। तो 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? तो ये देखिए आपका ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो 25 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा डिटेल देख लेते थोड़ा। तो देख सकते हैं कि ऑडियोमीटर जो ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है, तो ऑडियोमीटर कहते हैं वायु का वेग मापने के लिए एरोमीमीटर का यूज़ करते हैं। दोषपूर्ण युक्त श्रवण शक्ति में सुधार करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो ये सब हमने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो 26 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। तो कह रहा है क्या कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है? तो ये जो कम विचलित होता है, लाल रंग जो होता है वो सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जब गुजरती है तो कौन सा जो है सबसे कम विचलित होती है? तो लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। तो 27 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है। तो 28 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी जो है वो परिवर्तित करती है। 28 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर तत्व जो है वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? हैलोजन जो है वो वर्ग 17 को कहा जाता है। तो 30 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका जो बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो स्पेन की राजधानी जो थी वो मैड्रिड में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आयोजन किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। 32वां जो नाटो शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून के मध्य जो है 2022 में मैड्रिड में होता है, जो स्पेन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और जो आपकी अध्यक्षता किया गया था तो नाटो के जो महासचिव है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के द्वारा किया जाता है। तो नाटो के महासचिव कौन है? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है। उसके अलावा सम्मेलन के दौरान जो फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो फिनलैंड भी आया था, स्वीडन भी आया था। और याद रखिए कि नाटो का गठन कब हुआ है? तो 4 अप्रैल 1949 को किया जाता है। और नाटो का जो मुख्यालय है तो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसमें उसका मुख्यालय नाटो का। और टोटल कितने मेंबर हैं नाटो में? तो 30 मेंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो अंतिम बोला गया है तो नाटो का अंतिम सदस्य कौन है? तो उत्तरी मैसेडोनिया जो है वो अंतिम सदस्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे डिटेल को देखा। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो आपको 32 का जो है वो सी आंसर हो जाएगा। तो क्रैपेलेक्टम जो है वो क्या पॉलीमर नहीं है? तो आप देखिए जो प्रोनाउंस कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। क्रैपोलेक्टम जो है वो आपका जो है पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो 32 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके अलावा देखिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है। तो आप 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑयस्टर जो होता है वो निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर होता है, आपका ऑयस्टर हो जाएगा। 33 का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 34 वाला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपका क्या बोला, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो मेलेनिन जो होता है वो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, इसी से इंसान क्या होता है कि गोरा काला प्रदर्शित होता है। तो 34 का क्या होता है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए 35 नंबर प्रश्न होता है। तो 35 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो कह रहा है क्या, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज किया गया तो लैंड स्टीनर के द्वारा जो है वो रक्त समूह की खोज की गई थी, ठीक है। और परिसंचरण जो बोलेगा तो आपका विलियम हार्वे हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे और समूह पूछा है इसलिए आपका लैंड स्टीनर हो जाएगा। 35 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो आपका 36 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जीवाणुओं की जो आपकी कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। 36 का आपका क्या है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए। तो 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठी हृदय होता है। तो त्रिकोष्ठी हृदय किस में होता है, तो आप जो है देख सकते हैं कि ये जो है आपका उभयचर और सरीसृप जो होते हैं त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है। तो 37 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रेप्टाइल्स और आपका एम्फीबियन दोनों का जो होता है त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, मछली का नहीं होता। याद रखिएगा 37 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि थ्रोम्बिन जो होता है मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये थ्रोम्बिन जो होता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो खून का जमना जो होता है थ्रोम्बिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 38 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को। तो 39 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ये एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा जो ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में ले जाया जाता है, ठीक है। खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है ऑक्सीजन को, तो एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा ले जाया जाता है। 39 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से देखिए आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद होता है। तो अमाशय में जो है वो में कौन सा प्रोटीन जो है वो एंजाइम प्रोटीन को पचाने में इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये जो होता है पेप्सिन होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि पेप्सिन जो होता है अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो 40 का क्या है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 40 प्रश्नों को देखा। अगला देखिए 41 नंबर प्रश्न को देखिए। 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न में जो है वो आपका डिटेल में देख लेते हैं। जैसे प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करने और चोट करने पर ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक जो है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, बिल्कुल सही है। अगर एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो उसमें ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। कृत्रिम चुंबक एक ही प्रकार के बनाए जाते हैं, नहीं, एक ही प्रकार के नहीं बनाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य जो है आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है 42 नंबर प्रश्नों में कि कहा जा रहा है कि शरीर की ऊर्जा ज़रूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये जो है आपका 70% जो है वो ऊर्जा जो पूरा किया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। शरीर की ऊर्जा की ज़रूरतें 70% जो है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा आपको पूरा किया जाता है। 42 का डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जो है प्रति ग्राम सोयाबीन में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपका 43 का बी आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय और ना ही क्षारीय तब वह किस रंग का होता है। तो ये जो है आपका किस रंग का होगा, तो ये आपका बैगनी रंग का होगा, ठीक है।
यानी लिटमस विलयन ना तो क्षारीय होगा, ना ही ना ही तो अम्लीय होगा, ना ही क्षारीय होगा। तो ये किस रंग का होता है? तो ये आपका 44 का ए आंसर यानी बैगनी रंग का होता है। ठीक है। 45 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा जो है वो आपका यानी आपका किडनी नहीं है। ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। और सभी जो है रक्त, हृदय और आपका जो रक्त वाहिकाएँ हैं जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, लेकिन वृक्क जो है नहीं है। 45 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या है कि किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया गया आपका ग्राटफ्रीड हैवलर के द्वारा जो है अवसर लागत का सिद्धांत दिया गया है। तो आपका 46 का क्या हो जाएगा? तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पे किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो है वो किस तरह की बेरोजगारी आप देख सकते हो? तो शिक्षित बेरोजगारी आप शहरी क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो 47 का क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए। 48 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि आपको बताना है कि जुलाई 2022 में क्या होता है कि केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर एक समिति का गठन किया था। तो ये जो है किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये आपका संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया था। तो देखिए क्या होता है ना कि जब जो केंद्र सरकार होती है तो न्यूनतम मूल्य पे ही किसानों से वो क्या करती है कि अनाजों का क्रय करती है यानी खरीदती है। ठीक है। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट तय करती है और वो क्या किया जाता है? तो वो किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। याद रखिएगा। तो ये जो अध्यक्षता किया गया था तो संजय अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है किस राज्य में लौ यस का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो लौ यस का उत्पादन की बात की जा रही है, भंडारण नहीं मैं बोल रही हूँ, उत्पादन की बात की जा रही है। तो उड़ीसा जो है वो लौ यस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो 49 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जाए। तो 50 नंबर संख्या बोला जाए तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन जी को कहा जाता है। 50 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला 51 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है क्या कि आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो ये जो है वो निम्न सदन के सदस्य जो होते हैं वो प्राक्कलन समिति में होते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जो है वो आप देख सकते हैं। निम्न सदन के ही सदस्य होते हैं यानी उच्च सदन के सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं होते। ठीक है। तो चलिए इसके डिटेल को देख लेते हैं। देख सकते हैं कि प्राक्कलन समिति में होती हैं वो सिर्फ राज्यसभा यानी निम्न सदन के ही सदस्य होते हैं। ठीक है। किसमें? तो प्राक्कलन समिति में। और कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 30 सदस्य होते हैं, निम्न सदन से ही होते हैं। और इन प्राक्कलन कमेटी का जो समिति का जो टाइम पीरियड होता है कितने साल के लिए निर्धारित होता है? तो 1 साल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। 1 साल के लिए ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा 52 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो कह रहे हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई तब उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका यानी PIL का जब शुरुआत किया गया था तो ये उस समय मुख्य न्यायाधीश भारत में कौन थे? तो ये जो थे आपके PN भगवती जी थे। ठीक है। तो याद रखिएगा 52 का डी आंसर हो गया। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा लाया भी जाता है। ठीक है। 53 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो ये आपका लोकतांत्रिक न्याय की बात जो है वो नहीं की गई है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि 54 नंबर प्रश्न को देखिए। तो आपका 54 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा असत्य की बात की जा रही है? तो 54 का आंसर जो हो जाएगा आप देख सकते हैं, बता देती हूँ मैं पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति का महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा 54 नंबर प्रश्न है ना। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न जो है उसमें देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा जो है वो सही नहीं है, असत्य का बात कर रहा है। तो 54 नंबर प्रश्न में जो है आपका देखिए उपराष्ट्रपति का महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि
उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्तावों को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही आपका असत्य पूछ रहा है, तो आंसर सी आंसर हो जाएगा। और डी भी देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते, बिल्कुल होते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमको असत्य ही खोजना था। चलिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि 103वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित, तो 55 का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत जो है नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये जो है वो आपका अनुच्छेद 37 में वर्णित है। ठीक है, 56 का आपका क्या हो जाएगा, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। तो आपका बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो ये गारंटी जो नहीं दी गई है ये है आपका संपत्ति रखने और खरीदने और बेचने का जो है वो गारंटी नहीं दिया गया है, आपका भारतीय संविधान नहीं देता। तो 57 का जो है वो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कौन कौन देता है। तो पूरे देश में इच्छा अनुसार आप घूमने फिर सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं। शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्रों के जो है आप एकत्रित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किसी व्यापार और व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता भी भारत के नागरिकों को है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आपका 58 नंबर प्रश्न है। तो आपका 58 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है कौन होते हैं। तो ये महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। 58 का क्या हो गया, ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो आपका 59 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि शक्तियों के पृथक्करण की सूची कौन सी अनुसूची में समाहित है। तो ये आपका जो है 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों के पृथक्करण की सूची को दर्शाता है। तो 60 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 61 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि 61 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि आपको 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो आपका मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा उसका थीम पूछ रहा है कि 2022 में क्या थीम था विश्व पृथ्वी दिवस का। तो इन्वेस्ट इन आवर जो प्लैनेट है आपका जो होगा ये पृथ्वी दिवस का जो थीम रहा है 2022 का। ठीक है, एवरी साल जो है वो थीम बदलता रहता है, आप अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, 23 वाला अलग हो जाएगा। उसके अलावा जो है आप देखिए 62 है। तो 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। तो ये राजगीर में है। तो बिहार में ही है, लेकिन ये बिहार के राजगीर में है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है वो दुबई में है। तो 63 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न देखिए। तो 64 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं। तो ये आपका जो है वो 7 जो है वो सदस्य देश हैं। तो 64 का बी हो जाएगा। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिम्स्टेक जो है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया भी है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है। टोटल कितने कंट्री है, तो 7 कंट्री है। कौन कौन से, तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में जो है वो बिम्स्टेक इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। कब, 97 में, और किस घोषणा के तहत, तो बैंकॉक घोषणा के तहत। ठीक है, मार्च 2022 में जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से श्रीलंका की अध्यक्षता में किया गया था। तो कब, 2022 की जो किया था, तो आपका वर्चुअली यानी बॉडी वहाँ पे लोग मतलब सामने सामने नहीं थे, आपका नेट के थ्रू हुआ था, वर्चुअली जिसको बोलते हैं। तो श्रीलंका ने किया था। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, तो कह रहा है कि देव सहायम पिल्ले को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया था। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहले भारतीय कौन थे। तो ये भारतीय थे आपके, कौन बने थे, तो ये थे, एक बार फिर देख लेती हूँ। देव सहायम पिल्ले को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक
चर्च जिसके वो हेड बनते हैं द्वारा संत घोषित किया गया। तो वेटिकन सिटी में उनको पोप फ्रांसिस के द्वारा जो कैथोलिक चर्च के संत घोषित किया गया था। किनको? तो देव सहायम पिल्लई को। ठीक है, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं कौन? देव सहायम पिल्लई। वो पूछा जा रहा है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका तमिलनाडु में। 65 का सी आंसर होता है। ठीक है, और ये बाद में जो है वो आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, लेकिन इनको फिर मार दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न सम्मान जो दिया गया तो पहले खिलाड़ी कौन थे? तो आपके सचिन तेंदुलकर जी थे। ठीक है, तो आपका 66 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पत्र और पत्रिकाएं हैं। तो ये जो है आपका तीनों हैं, अल हिलाल भी है, ताजकीरा भी है और इंडियन विमेंस भी है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम भी है, तो आपका अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम भी है और ताजकीरा भी जो है, ये तीनों जो है अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो 67 का डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया आपका IMF के द्वारा तैयार किया गया। तो ठीक है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो IMF के द्वारा तैयार की है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो IMF के द्वारा। आपका 68 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो रैंड है। ठीक है, तो आपका 69 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न देखिए, तो 70 नंबर प्रश्न क्या है, तो बोल रहा है क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप इस तरह से आपका 70 प्रश्न जो है मैंने करा दिए हैं। टोटल जो है वो स्पेशली GS के हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर।